तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक जो श्रृंखला प्रारंभ की है एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, उसी तारतम्य में आज बढ़ेंगे हम लोग कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 जो पद्य भाग चल रहा है हमारा। उसमें आज हम पहुंचे हैं पाठ 4 और पाठ 4 के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और हम सभी जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो संबंध है वो छायावाद से भी है और प्रगतिवाद से भी है, दोनों वाद से ये जुड़े हुए हैं। और हमारे पाठ्यक्रम में जो कविता है इनकी कक्षा 10वीं में, पहली कविता उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही। दो कविताएं इनके पाठ्यक्रम में रखी गई है, उत्साह और अट नहीं रही है। और दोनों कविताओं में से जो उत्साह कविता है वो प्रगतिवाद से संबंधित है और अट नहीं रही कविता छायावाद से संबंधित है। उसी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है एमसीक्यू जो है उनके तैयारी हम कर रहे हैं। तो चलते हम लोग एमसीक्यू प्रश्न की ओर। तो बच्चों, अब हम लोग इसी तारतम्य में पढ़ते हैं पाठ 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनकी दो कविताएं हैं, एक उत्साह है, ठीक है, इनकी दो कविताएं, उत्साह कविता है और दूसरी है अट नहीं रही है। अट नहीं रही, दो तरह की इनकी कविताएं हैं और दो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं। और हम सभी जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध है, साथ में प्रगतिवादी कवि के रूप में भी प्रसिद्ध है। और निराला की प्रगतिवादी कविता ही हमारे पाठ्यक्रम में है ना। तो वैसे ये प्रगतिवाद और छायावाद दोनों वाद से है और ये उत्साह कविता जो है ये प्रगतिवादी कविता से संबंधित है। और इसी के प्रश्नोत्तर हम तैयार कर रहे हैं। तो देखते हम लोग एक प्रश्नोत्तर को और अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलते हम लोग और पढ़ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कवि बादलों में किसका स्वर सुनता है? तो कवि बादलों में किसका स्वर सुनता है? क्रांति का, ठीक है ना। कवि किसमें बादलों में किसका स्वर सुनता है? क्रांति का स्वर सुनता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, कवि के अनुसार किसके केश सुंदर, काले और घुंघराले? कवि के अनुसार किसके केश सुंदर, काले और घुंघराले हैं? तो किसके केश काले घुंघराले हैं? तो बादलों। किसके हैं? बादलों के, या बादल के जो केश हैं वो काले घुंघराले हैं। यहाँ पर बादल जो है मैं आपको बता दूं क्रांति का प्रतीक है ना। आपको यदि ये प्रश्न भी आ जाए, भले मैंने इसमें नहीं लिखा हो, लेकिन आ जाए कि यहाँ पर इस कविता में जो उत्साह कविता है इसमें बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का, मजदूर वर्ग का प्रतीक है, जो कि जो शोषक वर्ग है, जो शोषण का काम करते हैं, पूंजीपति वर्ग है, उनके द्वारा जब मजदूरों को परेशान किया जाता है तो जो निराला है वो चूंकि एक प्रगतिवादी कवि भी है, इसीलिए उनकी कविताओं में जो शोषक के प्रति विद्रोह और शोषितों के प्रति जो सहानुभूति है वही इस कविता में दिखाई दे रही है। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको अच्छे से तैयार करेंगे। और चाहें तो ये आप इन्हें किसी भी रूप में, ये चाहे वो अबसद हो, चाहे खालिस्तान हो, जोड़ियां हो, हर प्रकार से, तो मैंने एक पंक्ति में बना दिया आसानी से। यही वही प्रश्न, आगे चलते हैं। कवि के अनुसार किसके केश सुंदर, काले और घुंघराले हैं? तो कवि के अनुसार किसके केश सुंदर, काले और घुंघराले? तो बादल के केश काले और घुंघराले। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, कविता में जल का बरसना इसका प्रतीक है? जब जल बरसेगा, मान लो जब बादल आएंगे, बादल के साथ जल बरसेगा, तो जल किसका? उन्नति का प्रतीक है, शांति और सुख की स्थापना करने का प्रतीक है। किसका? शांति और सुख की स्थापना करने का प्रतीक। इसके बाद अगला प्रश्न है, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तप्त धरा का मतलब क्या होता है? तप्त धरा अर्थात जहां पर गर्मी पड़ती है, तो तप्त धरा का अर्थ है दुख से पीड़ित धरती। दुख से पीड़ित धरती को ही तप्त धरा यहाँ पर कहा गया है। दुख से पीड़ित धरती तप्त धरा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हम लोग, दुख से पीड़ित धरती। प्रश्न नंबर 5वां है, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? शांति और सुख का प्रतीक है। देखो ये शायद हो सकता है ये दोबारा
लिखा गया हो, है ना, ये 2 बार हो चुका है। कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? थोड़ा गलती से, लेकिन ठीक है, शांति और सुख की स्थापना करना। इसके बाद छठा प्रश्न है, कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या आग्रह किया है ना? कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या आग्रह किया है? तो उनसे आग्रह किया है बरसने का, क्योंकि आपको पता है किसान व्यक्ति बादलों का आग्रह क्यों करता है, बादलों का आह्वान क्यों करता है? क्योंकि उसे केवल और केवल बादलों से पानी चाहिए ताकि उसकी फसलें अच्छी हो सके, उसका जीवन आगे अच्छा हो सके, इसीलिए बादलों का आह्वान या आग्रह जो भी किया है वो बरसने के लिए। अब अगला प्रश्न 7वां, बादलों को कवि ने गरजने के लिए कहा है। बादलों को कवि ने गरजने के लिए कहा है, जिससे कि वातावरण में क्या होगा? वातावरण में जोश और क्रांति फैल सके। बादलों को गरजने से मतलब है मजदूरों को उठ खड़ा होना अपने अधिकारों के प्रति, और जब वो उठ खड़े होंगे, जब उन्हें अपने अधिकारों का पता चलेगा और वो अधिकारों के लिए आगे आएंगे, तो फिर चारों तरफ जोश और क्रांति फैल जाएगी, तो जोश और क्रांति फैल सके। अगला है प्रश्न नंबर 8, फागुन के मास के कारण, यानी फागुन महीने के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? फागुन महीने में क्या होती है? लोगों के चेहरे पर खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, क्योंकि फागुन का जो महीना है वो बसंत का महीना होता है। चारों तरफ फूल खिले होते हैं, चारों तरफ नई नई पत्तियां आ जाती है, पेड़ हरे भरे हो जाती है, तो ये तो फागुन मास है वो जो है खुशी का समय होता है। धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? धराधर शब्द जो है कविता में धराधर शब्द प्रयुक्त हुआ, धाराधर। तो धाराधर जो है, ये जो शब्द है धाराधर, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये धाराधर बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बच्चों? दोस्तों, ये बादल के लिए। आगे देखते हैं, बादल अपनी गर्जन तर्जन, बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? जब बादल अपनी गर्जना तर्जना करता है तो वो किसको घेरता है? आकाश को घेर लेता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कविता अट नहीं रही है ना, अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है? जो अब अगली कविता है हमारे, मैंने आपसे कहा था 2 तो हमारे यहाँ कविता है, एक कविता उत्साह है और दूसरी अट नहीं रही है। तो यहाँ पर दूसरी कविता है और ये कुछ प्रश्न मिक्स भी हो गए होंगे, तो भी देखते हैं। तो बादल कविता क्रांति के लिए है और अट नहीं रही कविता किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया, तो ना किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है? तो किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है? तो प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो बसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य, क्योंकि फागुन मास में बसंत ऋतु आ जाती है, तो वही यहाँ पर उसका सौंदर्य का वर्णन हुआ है। प्रश्न नंबर 12 है, कवि ने निदाघ निदाघ है ना, अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? कवि ने निदाघ अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर, है ना, कवि ने निदाघ अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? किसकी ओर इशारा किया है? सांसारिक कष्ट की ओर। किसकी ओर इशारा किया है? सांसारिक कष्ट की ओर। किसकी ओर? सांसारिक कष्ट की ओर इशारा किया है। प्रश्न नंबर 13 है इसके बाद, निराला किस वाद से जुड़े हुए कवि थे? निराला किस वाद से जुड़े हुए कवि थे? तो निराला छायावाद से जुड़े हुए थे। किस वाद से जुड़े हुए कवि थे निराला? निराला किस वाद से जुड़े हुए कवि थे? छायावाद से। इसके बाद अगला है, कवि बादलों से क्या संदेश देता है ना, बादल के माध्यम से क्या संदेश दे रहा है कवि? मैंने आपसे कहा था कविताएं, ये प्रश्न मिक्स हो चुके हैं, ये टोटल जो प्रश्न मैंने बनाए हैं ये दोनों कविताओं से हैं और ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, व्याख्या की दृष्टि से भी, कवि परिचय लेख की दृष्टि से भी, कवि परिचय की दृष्टि से, व्याख्या की दृष्टि से और प्रश्न उत्तर की दृष्टि से। तो और बहुत महत्वपूर्ण पाठ है ये, बहुत अच्छा पाठ है, तो इसकी तैयारी हमें अलग से अच्छे से करनी है। इसीलिए आप बिल्कुल एक एक प्रश्न पर ध्यान से देखें, क्योंकि ये वही प्रश्न हैं जो परीक्षा में अभी तक आए हैं या आने की संभावना है ना। तो अपने को इस बात का ध्यान रखना। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है ना, एक प्रश्न छोड़ चुके हम लोग। प्रश्न 13, निराला किस वाद से जुड़े हुए कवि है? तो निराला छायावाद से भी जुड़े हैं और साथ में निराला प्रगतिवाद से भी जुड़े हैं, है ना, प्रगतिवादी कवि भी है और छायावादी कवि भी है। ठीक है, इनकी जो अभी हमने उत्साह कविता पढ़ी है, वो उत्साह कविता जो है, इनकी उत्साह कविता जो है
वो उत्साह कविता इनकी प्रगतिवाद से संबंधित है, और अट नहीं रही कविता छायावाद से। तो ये थोड़ा सा एक नया प्रश्न भी बन जाता है। उत्साह कविता, दो कविताएं हैं, इनकी उत्साह कविता जो है ना, इनकी जो उत्साह है वो छायावाद से संबंधित है, और बाकी अट नहीं रही कविता जो है वो सॉरी, उत्साह कविता प्रगतिवाद से संबंधित है, और अट नहीं रही कविता छायावाद से संबंधित है। इसके बाद आगे देखते हैं, कवि बादलों से क्या संदेश देता है? तो नया जीवन का संदेश देता है। अट नहीं रही कविता में कौन सा गुण है? हमारे पाठ्यक्रम में आप सभी जानते हो कि काव्य गुण है, और काव्य गुण तीन प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। तो ये ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण है, इनको तो मैं इससे पहले जो मैंने व्याकरण और काव्य शास्त्र की वीडियो बनाई है उसमें अच्छे से समझा दिया है। यदि आपको ये देखना है तो आप वहां देख सकते हैं, या फिर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। फिलहाल तो हम चलते हैं, अट नहीं रही कविता में कौन सा गुण है? तो प्रसाद गुण, ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 17वां है, वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है? वन का जो वैभव है, वन का मतलब जंगल से, वनों से मतलब है, तो के वैभव में, वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? तो वन के वैभव में शोभा और सौंदर्य, क्योंकि आपको पता है जब जहाँ वन होते हैं वहाँ हरियाली होती है, फूल पत्तियां होती है, प्राकृतिक जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं, तो वहां पर अपने आप में एक अलग सा शोभा और एक सौंदर्य होता है, तो उसका यहाँ वर्णन हुआ है। अगला है, बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? ये वापिस से अट नहीं, उसका उत्साह कविता से प्रश्न ही। बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? तो बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा? बिजली की शोभा छिपी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में आ चुका है एक बार, तो ध्यान से देखेंगे, बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? तो बिजली की शोभा छिपी हुई है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18वां है, उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी तक इसको हमने देखा नहीं, किसका आह्वान कर रहा है? बादल का आह्वान किया। किसका आह्वान किया उत्साह कविता में? कवि ने बादल का आह्वान किया। इसके बाद है, कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या कहना चाहता है? मतलब बादल की गर्जना मैंने आपको पहले बता दिया कि समाज में उत्साह लाना चाहता है ना, और समाज में जोश भरना चाहता है। उत्साह कविता में मजदूर वर्ग के लिए सहानुभूति उत्पन्न करना चाहता है, उन्हें क्रांति के लिए प्रेरित कर रहा है। तो कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? तो बादल की गर्जन के द्वारा समाज में उत्साह पैदा करना चाहता है। इसी के साथ ये 19 के बाद 20वां प्रश्न है इसी कविता का, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया? कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया? बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया? तो बालकों की कल्पना, बाल कल्पना। बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है? बालकों की कल्पना, बाल कल्पना यानी बालकों की कल्पना के समान बताया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। प्रश्न नंबर 21 है, कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? बादलों के माध्यम से क्या? तो जीवन की नई नई प्रेरणा प्रदान करना चाहते हैं। बादलों के माध्यम से कवि क्या प्रदान करना चाहता है? जीवन की नई नई प्रेरणा प्रदान करना चाहता है। प्रश्न नंबर 22वां है, ब्रज छिपा का अर्थ है ना, ये ब्रज नहीं है, ये वज्र है ना, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो चुका है, वज्र है, ये वज्र है, ठीक है। वज्र छिपा का अर्थ क्या है? तो वज्र छिपा का अर्थ है बादलों में बिजली की कड़क छिपी है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 22वां है, वज्र छिपा का अर्थ है बादलों में बिजली की कड़क छिपी है, अर्थात उत्साह और क्रांति के लिए जोश छुपा हुआ। तो आप लोगों को इस पाठ से संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बड़े प्रश्न उत्तर मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दे दिए हैं, और इसकी मैंने व्याख्या की भी वीडियो बना रखी है जो आप लोगों ने अभी पढ़ी होगी, समझी होगी, और आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। तो आप लोगों का लगातार चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब हम लोग चलेंगे अपनी अगली वीडियो की ओर, ताकि हम लोग अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सके, क्योंकि हम लोग अब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी कक्षाओं की तैयारी करेंगे। तो मैंने अभी इसी तारतम्य में 10वीं की चल रही है अभी,
कक्षा 10वीं के बाद जैसे समाप्त होगी फिर बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से हम 12वीं को तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलते हम अगली वीडियो के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।